यानी कि इन तीन चीज या तीन प्रोसेस जो हैं इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। कॉपी पेस्ट का आपको पता होगा और पता भी होना चाहिए। कॉपी पेस्ट जो है, अगर आप किसी डिस्क को कॉपी करते हैं, उस पर से फाइल्स कॉपी करते हैं, डिस्क इमेज और डिस्क क्लोन जो है वो डिफरेंट है कॉपी पेस्ट से। अगर आप एक इंटायर हार्ड डिस्क को कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं ए ड्राइव को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप एक्चुअली वो फाइलें कॉपी कर रहे हैं, उसके अंदर एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पेस्ट नहीं हो रही कि वो फाइलें कहाँ पे पड़ी थी। आपको पता है कि हार्ड डिस्क की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। उसमें आपके पास उसका बूट सेक्टर होता है जहाँ पे उसने बूटिंग लेनी होती है, और फाइल्स कहाँ पे स्टोर हो रही हैं, मास्टर बूट सेक्टर कहाँ पे है, वगैरह वगैरह, फाइल एलोकेशन टेबल कहाँ कैसे है, ये सारी चीजें होती हैं एक हार्ड डिस्क के ऊपर। बट जस्ट आप एक हार्ड डिस्क के जब बैकअप लेते हैं, जस्ट ओनली कॉपी एंड पेस्ट, सो यू आर नॉट गोइंग टू कॉपी और बैकअप ऑल कंटेंट्स, जस्ट ओनली कॉपी ऑफ दैट डाटा। वो जो डाटा है सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हैं, जो फाइलें आपको नजर आ रही हैं। सो ये कॉपी का है। क्लोन क्या होता है, अब हम देखते हैं क्लोन। जी, क्लोन में बेसिकली आपके पास इज ए प्रोसेस, जब आप एक हार्ड ड्राइव को उसका क्लोन करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंफॉर्मेशन, उसमें बूटिंग इंफॉर्मेशन भी आ जाती है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी होती है एक हार्ड ड्राइव से। क्लोनिंग प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, एक एक चीज को कॉपी करता है आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से दूसरे हार्ड ड्राइव पे। यानी कि सेकंड हार्ड ड्राइव जो तैयार होगी वो फुली ऑपरेशनल होगी। करना क्या होगा, किसी हार्ड कंप्यूटर के अंदर वो हार्ड ड्राइव आपने जस्ट लगानी है और कंप्यूटर रन होना शुरू हो जाना है क्लोनिंग के अंदर। यानी कि उसके अंदर तमाम चीजें रिक्वायर्ड जो चाहिए एक सिस्टम को ऑपरेशनल करने के अंदर, वो क्लोन हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद होंगी। जस्ट इसी तरह डिस्क इमेजिंग है। अब डिस्क इमेजिंग जो है वो प्रोसेस जस्ट लाइक क्लोनिंग के तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो आपका यूज होगा। डिस्क इमेजिंग नीड टू अप्लाई हार्ड ड्राइव वर्क, you cannot restore the hard drive by placing the disk image file on it. It need to open and install on the drive, start with imaging program। यानी कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर इमेजिंग प्रोग्राम के जरिए उसको चलाना पड़ेगा इमेज के, अगर आपने हार्ड ड्राइव जो है उसकी इमेजिंग की हुई है। तो ये तीन थे, ये आप लोगों को बताया है मैंने ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया आ जाए। होपफुली समझ तो आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्लोनिंग एंड अदर मेथड्स। ये बेसिकली हम बुक स्टडी कर रहे हैं कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर देयर एफिशिएंट वर्क, और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली ये इस बुक का मकसद है। इसमें कुछ चीजें जो हैं वो बताएगा, फिर उसके फायदे बताएगा और बाद में उसके डिसएडवांटेजेस भी बताएगा, साथ ही वो डिस्कस कर लेगा। सो ये जनरल जो टास्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, दैट इज रेलिवेंट टू दैट। कहता है सम साइट यूज क्लोन हार्ड ड्राइव टू क्रिएट अ न्यू मशीन। यानी कि एक नया सिस्टम तैयार करना है तो क्लोन हार्ड ड्राइव यूज करते हैं। क्लोन हार्ड डिस्क मीन सेटिंग अप होस्ट विद एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर कन्फिगरेशन that is desired for all hosts that are to be deployed। जी, यानी कि हार्ड डिस्क जो है एग्जैक्टली वही सॉफ्टवेयर होते हैं, अभी बता के हटा हूं आप लोगों को, जिनके ऊपर आपने वो डिप्लॉय करनी होती है। यानी कि जिस कंप्यूटर के साथ वो क्लोन डिस्क लगानी होती है, एग्जैक्टली सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर मौजूद होते हैं और कंप्यूटर या सिस्टम जो है ऑपरेशनल हो जाता है। द हार्ड डिस्क ऑफ दिस सॉर्ट इज देन क्लोन और कॉपीड टू ऑल न्यू कंप्यूटर दे आर इंस्टॉल्ड। तो जितने कंप्यूटर्स होंगे उनके साथ वो हार्ड डिस्क जो है वो लगाई जाती है नए कंप्यूटर्स के। बट जिस मशीन से वो क्लोन डिस्क तैयार की गई जाती है उसको कहते हैं द ओरिजिनली मशीन इज नॉन एज ए गोल्डन होस्ट। अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज गोल्डन होस्ट, तो ये जरा छोटी छोटी चीजें जो बोल्ड की हुई हैं इनको खास तौर पे आप लोग याद करके जाइएगा। नॉर्मली वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ भी लेता है, लाजमी नहीं लेकिन मोस्टली हो सकता है पूछ ले। तो बेसिकली गोल्डन होस्ट वो मशीन होती है जिससे बाकी क्लोन डिस्क जो है वो तैयार होती हैं और इंस्टॉल होती हैं दूसरी मशीन के ऊपर, यानी कि ओरिजिनल मशीन।
Rather than copying the hard drive disk over and over, content of the hard disk are usually copied onto the CD-ROM network files, which is used for installation. Copy आप करते हो rather than आप कहता क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग तो वो आप हार्ड ड्राइव करके ले गए. कॉपी में क्या है कि आप हार्ड ड्राइव को कॉपी करोगे, फिर उसके कंटेंट्स को दूसरे कंप्यूटर पे जाओगे या सीडी रोम पे करोगे, टेप पे करोगे या फाइल सर्वर पे करोगे इंस्टॉलेशन के लिए. तो वो कहते हैं क्लोन से ये फायदा है. A small industry is developed to helping companies with this process and can with specialized cloning hardware and software. Small industry is devoted to helping. छोटी कंपनीज जो है वो कोशिश कर रही हैं इस प्रोसेस को अडेप्ट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्लोनिंग के लिए. We prefer the automatic process loading a process instead of copying the disk content for several reasons. Preference दी जाती है automated loading instead of copying a disk कंटेंट फॉर सेवरल रीजन. बजाय इसके कि आप कॉपी करें, ऑटोमेटिक लोडिंग प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करें. क्यों? उसकी वजह ये है कि एक कंप्यूटर की मशीन जो है हार्डवेयर हो सकता है मे बी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मशीन. तो बस फर्स्ट द हार्डवेयर ऑफ द न्यू मशीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द ओल्ड मशीन. ये जैसे मैंने बताया कि अगर आप कॉपी करते हैं तो हो सकता है कि वो मशीन जो है वो डिफरेंट हो उसका हार्डवेयर दूसरी मशीन से. जब आप लोड करके प्रोसेस को चलाते हैं तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशन भी अडॉप्ट करता है. सपोज व्हेन यू हैव टू मेक अ सेपरेट मास्टर इमेज, you do not need much imagination to envision ending up with many master imagine. आप मास्टर इमेज अगर तैयार करते हो तो लाजमी नहीं कि आप ये समझ लें कि बस इसके बाद बस है. मे बी आपको बहुत सारी इमेजेस और भी तैयार करनी पड़े मुख्तलिफ चीजों के लिए. तो ये मैटर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इमेजेस आप जो तैयार कर रहे हैं, अभी इमेजेस का हमने पढ़ा भी था, वो क्यों इतने सारे इमेजेस को कंट्रोल करना और देखना बड़ा मुश्किल होगा. If you want to make even single change to something, you have to apply to each master image. जितनी भी इमेजेस आपने तैयार की होंगी उनके अंदर चेंज करना पड़ेगा. तो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. अब आपने देखा उसने जो है हर एस्पेक्ट को उसका पॉजिटिव और फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी बताया है. उसने पहले बताया क्लोनिंग, फिर उसने कॉपी पेस्ट का भी बताया, लेकिन उसके फिर उसने नेगेटिव इंपैक्ट भी बताया है. तो इसी तरह वो जो भी टॉपिक स्टडी करता है उसके पॉजिटिव भी बताता है, उसके नेगेटिव भी बताता है. फाइनली, हैविंग अ स्पेयर मशीन of each hardware type that require new image at considerable expense and effort. अगर आपने इमेज तैयार करना है तो उसके लिए आपको जाहिर है हर हार्डवेयर जितने मशीनें पड़ी हैं उनका हर एक का हार्डवेयर के मुताबिक इमेज आपने तैयार करनी है ताकि कॉन्फ़िगरेशन उठाए. तो उसके लिए आपको एक्सपेंस भी करना पड़ेगा और एफर्ट भी करनी पड़ेगी ताकि हर एक के मुताबिक उसके हार्डवेयर के मुताबिक इमेजेस जो है वो तैयार होते जाएं. सो दैट इज आपका जो है प्रॉब्लम है. सम ओएस वेंडर वांट सपोर्ट अ क्लोन डिस्क, और कुछ तो करते ही नहीं है ना, क्लोनिंग की इजाजत, क्लोनिंग की ऑप्शन ही नहीं है. वो कैसे? बिकॉज देयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेक अ डिसीजन एट अ लोड टाइम बेस्ड. जब वो इंस्टॉलेशन शुरू होती है ना, जब लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी टाइम डिसीजन होता है. कैसे? फैक्टर्स सच व्हाट हार्डवेयर इज डिटेक्टेड, यानी कि हार्डवेयर डिटेक्ट होता है. इसकी एक एग्जांपल विंडो एनटी है. ये अब तो मर्ज हो गए इसके फीचर विंडो एनटी के. ये जो आपके पास विंडोज 10 है और विंडो 2008 सर्वर या 12 आ गई अब तो उसके अंदर ये इसके फीचर मर्ज हो गए. पहले विंडो एनटी होती थी, जब उसको आप इंस्टॉल करते थे तो एक आईडी जनरेट होता था यूनिक, जिसे कहते थे एसआईडी. ये एसआईडी जो है वो हर यूनिक आईडी के लिए होता था फॉर हर इंस्टॉलेशन के लिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस. Initially, cloning software for Windows NT was not able to duplicate this functionality, caused many problems. This issue was eventually solved. शुरू में वो Windows NT जो है वो डुप्लीकेट की अलाउ ही नहीं करता था because of SID. तो SID अगर पूछें कि what is SID, तो फिर आप उसका आपको पता होना चाहिए कि विंडो एक यूनिक सिक्योरिटी आईडी जनरेट करता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड SID. तो वो बाद में सॉल्व कर दिया गया था. You can strike a balance here by leveraging both automation and cloning. तो बैलेंस रख लें आप. क्लोनिंग के फायदे भी हैं बट उसके नुकसानात भी हैं. ऑटोमेशन
तो वो कहता है ऑटोमेशन और क्लोनिंग के दरमियान को बैलेंस रख लें आप लोग। सम साइट्स क्लोन दिस टू एस्टैब्लिश मिनिमल ओएस इंस्टॉल, कुछ साइड ऐसे हैं जहां पे इंस्टॉलेशन कम हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्योंकि आपने क्लोनिंग डिस्क लगाई है। देन यूज द ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर लेयर एप्लीकेशन एंड पैचेस, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपने करने हैं उसके ऊपर वो आप इंस्टॉल कर लें, यानी कि बैलेंस करना है ना, तो वो ये बता रहा है, सोल्यूशन बता रहा है। और अदर साइड यूज अ जेनेरिक ओएस इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट एंड देन क्लोन द एप्लीकेशन और सिस्टम मॉडिफिकेशन टू द मशीन। और कुछ साइडों पे इस तरह कर लें, यानी कि कुछ मशीनों पे ऐसे कर लें कि वहां पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को तो इंस्टॉल कर लें जो आप इंस्टॉलेशन करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एप्लीकेशन आपने करनी है उसकी क्लोनिंग कर लें। तो यानी कि बैलेंस करना है ना हमने, तो वो ये कह रहा है अब। Finally, some operating system vendor do not provide way to automate the installation. However, homegrown options are available. कुछ हैं ऐसी साइडें जो कि वो आपको कंप्लीट नहीं देती उसमें उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा खुद ही, उसमें आप खुद अपनी ऑप्शंस को जनरेट करके कर सकते हैं जी। शुड यू ट्रस्ट द वेंडर इंस्टॉलेशन, क्या आपको वेंडर की इंस्टॉलेशन पे जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए? वेंडर कौन? जो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है वो आपका वेंडर है और आप उससे कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। जब आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो वो उसमें कुछ चीज इंस्टॉल होती है या खाली ब्लैंक होता है? नहीं, ऑफ कोर्स होता है। कंप्यूटर जब प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसके अंदर जो है बेसिकली विंडो इंस्टॉल होती है। आपने जब भी नया कंप्यूटर लेंगे तो विंडो इंस्टॉल होगी उसके अंदर, उसको हम कहते हैं वेंडर इंस्टॉलेशन। आए जी, अब ये जो वेंडर इंस्टॉलेशन है इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, हम एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देख रहे हैं ताकि हमारे मसले मसाइल कम हो। आपने कहीं पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ को इजी करना है, ये नहीं कि हर टाइम आप बिजी रहें। तो वो बातें हैं जो इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं, और अगर उस पर आप अमल पैरा होते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी पुरसकून हो जाती है काफी हद तक। उसमें सबसे पहले वो कहता है कंप्यूटर यूजली कम विद ओएस प्री लोडेड। नॉर्मली आपके पास जो कंप्यूटर आप आता है उसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं अभी कह के हटाऊं। नोइंग दिस यू माइट थिंक दैट यू डू नॉट नीड टू बॉदर विद रीलोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट समवन हैज ऑलरेडी फॉर यू। और बाज़ दफ़ा आप ये सोचते भी हैं यार मैं क्यों दोबारा इसको इंस्टॉल करूं जबकि इसके अंदर चीज़ मौजूद है। आप यही सोचोगे, ऑफ कोर्स आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और कंप्यूटर आया तो कहोगे छोड़ो यार पहले इंस्टॉल है दोबारा इंस्टॉल करने की लोड है। हाँ, डिसएग्री, वो कहता मैं डिसएग्री करता हूँ ऑथर। क्यों? वी थिंक दैट रीलोड द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक योर लाइफ इजियर इन लॉन्ग टर्म। आपकी जिंदगी सुखी हो जाएगी अगर आपने दोबारा इंस्टॉल कर ली। अब वो कैसे, उसकी रीजंस क्या है वो अभी बताता है आपको कैसे सुखी हो जाएगी आपकी जिंदगी। रीलोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच इज बेटर फॉर अ सेवरल रीजन। रीलोड स्क्रैच फ्रॉम, इसका मतलब है रीलोड का मतलब री इंस्टॉल करना, यानी कि आपने दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसकी बहुत सी रीजंस हैं, बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर री इंस्टॉल किया तो बहुत से फायदे होंगे। फर्स्ट, you probably would have to deal with loading other application localization on the top of vendor based operating system before machine would work at your side। आप सबसे पहले तो आप जो एप्लीकेशन आपने लोकल जो एप्लीकेशन यूज होनी है वो, और जो पैरामीटर लोकलाइजेशन चाहिए आप वो टॉप वेंडर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। मशीन जो है वर्क के ऊपर जा रही है, अगर मशीन अगर वर्किंग में जा रही है। Automating the entire loading process from scratch is often easier than layer application configure on the operating system installation। अगर आपने ऑटोमेशन के जरिए अपना री इंस्टॉल कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मच इजियर और बेटर जो आप वेंडर्स की इंस्टॉलेशन के ऊपर उस लेयर को लगा रहे हैं, एप्लीकेशन की जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं जो आपको चाहिए। ये बेटर है कि आप इंस्टॉल करें और उसके बाद अपने जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या कॉन्फ़िगरेशन है वो आप करें, वेंडर की इंस्टॉलेशन पे ना जाएं। सेकेंडली, वेंडर विल चेंज देयर प्रीलोड कॉन्फ़िगरेशन फॉर देयर ओन। सर ये फर्स्ट वाला रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट वाला मैंने ये कहा
कि बजाय इसके कि आप जो वेंडर की लोडिंग है, वेंडिंग की इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन और लोकलाइजेशन जो है वो लोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं और मशीन को जो है वर्किंग में दे देते हैं, दैट इज नॉट बेटर। इस बजाय इसके कि आप पहले उसको ऑटोमेटिंग के थ्रू उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल करें, स्क्रैच फ्रॉम का मतलब ये कि खुद इंस्टॉल करें, री इंस्टॉल करें, ईजियर, फिर उसके ऊपर आप एप्लीकेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना आपके लिए आसान है, जो कि वेंडर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्टॉल किया है उसमें हो सकता है बाद में प्रॉब्लम भी आ जाए, क्यों जो यूजर वेंडर ने आपको दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके, हो सकता है उसमें इशू आ जाए। दैट्स वाई कि वो कहता है जी कि आप खुद इंस्टॉल करके अगर करोगे तो मे बी इजी हो जाए आपके लिए। सेकंड जो ऑप्शन वो बताइए, वेंडर विल चेंज देयर प्रीलोड कॉन्फ़िगरेशन फॉर देयर ओन पर्पस, नो विद नो नोटिस टू एनीवन। उसने जो इंस्टॉल करनी है ना, उसने अपने हिसाब से इंस्टॉल करना है। सपोज विंडो ही इंस्टॉल करनी है तो अपने हिसाब से करेगा, वो आपकी इन्वायरमेंट के मुताबिक तो उसने इंस्टॉल नहीं किया होगा। लोडिंग फ्रॉम स्क्रैच गिव यू अ नोन स्टेट टू एन एवरी मशीन। इसका मतलब है कि अगर आपने खुद इंस्टॉल कर लिया, दैट इज बेटर। नॉन स्टेट वो स्टेट होती है जो कन्फिगर स्टेट होती है, जो हम पीछे साइकिल पढ़ के आए थे, यानी कि मशीन ज्यादातर कन्फिगर स्टेट में होनी चाहिए। तो मशीन अगर आपने री इंस्टॉल किया तो कन्फिगर मशीन नॉन स्टेट मशीन इज एवरी टाइम ऑन ए नॉन स्टेट में है। यूजिंग द प्री इंस्टॉल ओएस लोड टू डेविएट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड कन्फिगरेशन, यस दैट इज, अगर पहले से इंस्टॉल होगा तो हो सकता है वो आपके जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इन्वायरमेंट के मुताबिक वो इंस्टॉलेशन है ही नहीं, डेविएट कर रही है। सो दैट्स वाई इस डेविएशन प्रॉब्लम जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी फ्यूचर में। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपने सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल कर लो। दैट्स वाई वो कहता है वेंडर इंस्टॉलेशन। एंड अदर रीजन टू अवॉइड यूजिंग अ प्रीलोड इज दैट इवेंचुअली होस्ट हैव टू होस्ट OS लोड। अब इसमें ये जो एग्जांपल लिखी हुई है इसके अंदर वो ये कह रहा है कि एक एग्जांपल ये, क्या एक और रीजन है कि अगर आपने इंस्टॉल की हुई है प्री लोड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है होस्ट टू होस्ट, अगर आप उसकी हार्ड डिस्क कॉपी करके दूसरे उसमें ले जा रहे हैं और मूव करते जा रहे हैं, जिसका क्लोनिंग यूज किया या दूसरा यूज किया है, इट्स मीन कि आपके तमाम वो कॉन्फ़िगरेशन जो प्री लोड की वहां पे मौजूद थी, ये जो पैरा पूरा लिखा हुआ है, इट्स मीन कि वो तमाम के तमाम सिस्टम में वही कॉन्फ़िगरेशन चली गई। और जब कभी कोई इशू आएगा आपके सिस्टम में, आपके पास कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनके अंदर आपने इंस्टॉलेशन की है और कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनके अंदर प्री लोडेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर अगर कहीं पे इशू आ जाएगा तो वो आपके लिए डिस्कवर करना और उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। यू कैन नॉट लोड इंस्टॉल विदाउट द हेल्प ऑफ वेंडर, यानी कि वेंडर की हेल्प के बगैर जो है आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे उस प्रॉब्लम को। अगर आपने प्री लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर ली और इशू हो गया और उस कॉन्फ़िगरेशन से आपने मजीद कॉपी की या सिस्टम टू सिस्टम जो है वो आगे आप करते गए, सो दैट इज जो है दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। सो वो यही कह रहा है कि शुड यू ट्रस्ट द वेंडर इंस्टॉलेशन, क्वेश्चन किया है उसने और उसके बाद उसके आंसर भी उसने आपको दे दिए कि ये रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप वेंडर इंस्टॉलेशन से जो है वो अवॉइड करें। क्लियर है? उसके बाद वो कहता है सबसे पहले ऐड ऑन जो है वो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, हम आप लोगों ने ऐड ऑन और प्लग इन। हाँ जी, ऐड प्लग इन क्या होता है बताया था आप लोगों को? हाँ जी, यहाँ पे क्लास में मौजूद भी हैं कोई कि मैं ही बस खाली बोलता जा रहा हूँ? किसी को नहीं पता? प्लग इन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वो आपकी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं अगर आप इंस्टॉल करते हैं। ऐड इन भी जो है वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, दैट इंक्रीज द कैपेबिलिटी और प्रोग्राम यूटिलिटी इनहांस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐड ऑन प्रॉपर्टी जो है। अब ये हम अगर आप डिस्कस करें, ये पूरा पैरा जो लिखा हुआ है, इस पूरे पैरे में जो है वो कहता है कि अगर
वेंडर ने कंप्यूटर ने आपको प्री लोड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, उसमें बाज दफा कुछ एप्लीकेशन ऐड ऑन और ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल होते हैं। तो पहले आप ये प्री लोड यानी कि वेंडर ने दिया हुआ है, आप वेरीफाई कर लें ऐड ऑन जो है वो आपके पास आपको मिल गए हैं, वो शामिल है, आपके पास वो डिस्क अवेलेबल है। आपने देखा होगा बाज दफा आप कंप्यूटर लेते थे तो आपको उसके साथ कोई सीडी या डीवीडी रोम है या फ्लॉपी डिस्क है, तो उसके साथ छोटी सी आपको सीडी या प्रिंटर ले रहे हैं, स्कैनर ले रहे हैं, उसके साथ सीडी रोम भी मिलता है, सीडी मिलती थी, डीवीडी मिलती थी, उसके अंदर ड्राइवर होते थे उसके। वो बेसिकली इसलिए होते थे कि अगर आपको ड्राइवर नहीं मिलता तो आप उससे इंस्टॉल कर लें ताकि स्कैनर और प्रिंटर को यूज कर सकें। तो वो कहता है जी कि जब आप सिस्टम ले रहे हैं प्री लोडेड है और अगर आपने उसको रीलोड करना है तो आप ये कंफर्म कर लें कि कोई एप्लीकेशन जो है वो मिस ना हो। जो टूल्स उसने दिए हुए हैं फ्री टूल्स, उसकी वर्थ आपकी समझ में तो नहीं है क्योंकि आपने उसके लिए पे नहीं किया। जैसे क्रिटिकल ड्राइवर है तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप है या आपको सिस्टम है, ड्राइवर्स जो कि आपके साथ बेसिक ड्राइवर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर उसने कंप्यूटर के साथ दिए हैं कंफर्म कर लें कि अवेलेबल हैं या नहीं। ये वो एक एग्जांपल लिखता है कि टॉम जो था वो जब इस बुक को लिख रहा था तो उसको विंडो एंटी जब उसने अपने लैपटॉप पे की तो उसको मसला आया, तो उसने ड्राइवर अनेबल करना चाहा। ये एक स्लॉट होती है, पीसीएमसीआई स्लॉट होती है, ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इस स्लॉट को वो जो है इंस्टॉल करना चाह रहा था। अब उसने देखा था मॉडेम या ईथरनेट के जरिए उसने इंस्टॉल करना था। अब मॉडेम और ईथरनेट जो है वाया मॉडेम और ईथरनेट दोज वर पीसीआईसी डिवाइसेस। अब वो करना ऐसा हुआ कि वो मॉडेम और लैन कार्ड जो था वो पीसीएमआईसी स्लॉट का था। अब वो क्या करे जी, अब उसने क्या किया कि अब वो ड्राइवर तो उसके पास था नहीं, इंस्टेड दे हैड टू डाउन क्या किया टू बी डाउनलोडेड टू फ्लॉपीज यूजिंग अ डिफरेंट कंप्यूटर। तो मुख्तलिफ कंप्यूटरों तो उन्होंने ना फ्लॉपी के ऊपर से उठाई हैं वो चीजें, फिर उसने अपने सेकंड अपने कंप्यूटर के ऊपर वो इंस्टॉल किया क्योंकि उसने ड्राइवर उठाना था पीसीएम या इसी का और उस पे उसको इंस्टॉल करना तब वो स्लॉट काम करती। अब वो स्लॉट जो थी वो स्लॉट मॉडेम और लैंड कार्ड से होनी थी, वो दोनों ड्राइवर उस जो दोनों डिवाइसेस उस स्लॉट पे चलती थी। अब वो स्लॉट ही नहीं इंस्टॉल तो कैसे वो चलाए, तो दैट्स वाई उसने फिर फ्लॉपी से किया। ये उसको प्रॉब्लम आई। कैश 29 ये की वर्ड है, ये आप अगर डेली नॉर्मल रूटीन में यूज करना चाहें तो कैश 29 का मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसका सोल्यूशन जो है वो बाज दफा इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कैश 2022 सिचुएशन, कैश 22 सिचुएशन इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता था इशू हैज बिकम लेस सेवर ओवर टाइम, custom laptop specification, hardware transition to common standardized component. Microsoft has responded to pressure to make it operating system less dependent on the hardware that was installed. ये अब आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। आपने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर डिवाइसेस थी दैट विल ट्रांसफॉर्म इन स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है उसके ऊपर प्रेशर था और उसने हार्डवेयर जो है वो ऐसे किए जो कि लेस डिपेंडेंट हो। अब आप देखो आज से पहले विंडो 95, 98 और 2000 में तो चलो कुछ सोल्यूशन हो गया था। उस टाइम जब कोई हार्डवेयर आप लगाते थे कंप्यूटर के अंदर आपको उसके ड्राइवर ढूंढने पड़ते थे और मोस्टली आपको वो कंपनी देती थी जिसका वो प्रोडक्ट होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने 2000 विंडो मिलीनियम और विंडो 7, 8 और अब 10, अब आपके पास कई डिवाइसेस ऐसी हैं, कई कंपोनेंट ऐसे हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, प्लग एंड प्ले हो जाते हैं और उसके ड्राइवर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। वो लेस डिपेंडेंट हो गए हार्डवेयर को ऊपर। सो दैट इज द सोल्यूशन जो कि हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि अब जो है इंप्रूव हो गई। लोअर लेवल के ड्राइवर जो पहले होते थे उनको एटलीस्ट जो है वो सोल्यूशन उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट्स या डिवाइसेस या इक्विपमेंट इस तरह के आ गए जो जेनेरिक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, जिनके ड्राइवर अवेलेबल हैं जो आप सिर्फ जस्ट लगाएं और उनको यूज करें। अच्छा जी, उसके बाद हम ये एक छोटा सा टॉपिक है ये भी देख लें, उसके बाद फिर थोड़ा सा लिनक्स का स्टडी करते हैं। इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट, जब भी आप मैनुअल इंस्टॉल कर रहे हो या फुली ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन है
आप अपनी वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए अपनी चेक लिस्ट जो है वो तैयार करें, ताकि आपके से कोई स्टेप जो है वो स्किप ना हो जाए। यूजफुल ऑफ चेकलिस्ट ऑब्वियस इफ इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटली मैनुअल। अंडरस्टूड सी बात है, आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि जाहिर है कि जो इंस्टॉलेशन मैनुअल है उसके लिए तो चेकलिस्ट लाजमी ज़रूरी है, और ऑटोमेटेड के लिए क्या ज़रूरत है। अब देखते हैं कि क्या वजह है कि ऑटोमेटेड के लिए भी चाहिए। अगर आप सोलो अकेले एडमिनिस्ट्रेटर हैं who feel that all OS load are consistent because I do them myself, आप कॉन्फिडेंट है मैंने खुद की है इंस्टॉलेशन और ठीक की है, विल फाइंड बेनिफिट टू यूजिंग अ रिटन चेकलिस्ट। तो आप चेकलिस्ट अगर आपने तैयार की होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। इफ एनीथिंग योर चेकलिस्ट कैन द बेसिस ऑफ न्यू ट्रेनिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और फ्री अप योर टाइम बाय ट्रेनिंग ट्रस्टवर्दी क्लर्क टू फॉलो योर चेकलिस्ट। और अगर बाज दफा आपकी चेकलिस्ट जो है वो एक नए एडमिनिस्ट्रेटर आता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और बाज दफा अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप अपने ऑफिस के क्लर्क को कह सकते हैं जाए यार ये चेकलिस्ट के मुताबिक जो है थोड़ी सी इंस्टॉलेशन कर दें, तो वो भी कर सकता है क्योंकि चेकलिस्ट उसके पास अवेलेबल है। अब अगर इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीटली जो है ऑटोमेटेड है तो गुड चेकलिस्ट इज स्टिल यूजफुल, फिर भी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑटोमेटेड नहीं हो सकती, जिनके लिए फिजिकली मौजूद होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है तो खुद तो नहीं स्टार्ट होगी ना कोई मौजूद होगा तो इंस्टॉल करेगा उसको। आपने ये भी चेक करना है कि माउस भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, खुद ब खुद तो नहीं होगा ना, माउस लगाओगे तो चेक होगा। आपने कंप्यूटर की स्क्रीन साफ करनी है, खुद ब खुद तो नहीं होगी, ऑटोमेटेड आपको करनी पड़ेगी। माउस पैड अगर है अपनी चॉइस का लेना है या किसी को देना है तो वो भी तो आपने खुद ही देना है ना। और इस तरह की जो चेकलिस्ट तैयार होगी, आपने इन्वेंट्री अपडेट करनी है, नेटवर्क केबल्स लगानी है वगैरह वगैरह, ये तो ऑटोमेटेड नहीं है ना। ये अगर आपने चेकलिस्ट बनाई होगी दैट इज हेल्पफुल फॉर यू, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगी। सो दैट इज यूर आपका टॉपिक था। अब आए हम थोड़ा सा जो है कल हम कुछ कमांड्स देख रहे थे लिनक्स की, उनको हम मजीद फर्दर देखते हैं। पिंग की कमांड जो है वो मैंने आप लोगों को कल करवाई थी जी। पिंग की कमांड मैं करवा चुका था, मैंने आपको बताया था नेटवर्क इंफॉर्मेशन कनेक्शन को देखता है क्लाइंट एंड सर्वर और आपको इंफॉर्मेशन देता है। ये आपके पास एक दूसरी कमांड है यू नेम कमांड, ये बेसिकली सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करता है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन आप इसको यू नेम, इसके साथ कुछ थोड़े बहुत जो है ऑप्शन यूज होती हैं, -a यूज करेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, कर्नल वर्जन मशीन वगैरह। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको स्टडी करवाऊँ आपको, तो हम जरा थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं इंफॉर्मेशन को। ये देखें विंडो के अंदर इन्फो की कमांड है। जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। ये सिस्टम इन्फो की कमांड है विंडो के अंदर, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये कमांड विंडो में हम रन कर रहे हैं। आपको अभी ये सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप देखें तो हमें ये जस्ट चंद एक पैरामीटर जो है मैं बताता हूँ। होस्ट का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, ठीक है, ये आप देखें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करता जा रहा है। इसमें आपके पास फिर आगे वो बता रहा है कौन कौन से नेटवर्क कार्ड हैं,
और फिजिकल मेमोरी कितनी है, जो है आपके पास मैक्सिमम साइज कितना है मेमोरी का, यानी कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर आपको शो कर रहा है सिस्टम इन्फो की इंफॉर्मेशन के जरिए, सिस्टम इन्फो। अब अगर हम यही लिनक्स के अंदर अगर देखना चाहें, लिनक्स के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है, जी ये अगर आप देखें तो पहली ऑप्शन जो है वो आपको बताएगा सिस्टम का तमाम डिटेल बताएगा। अगर आप एस लिखेंगे तो सिर्फ कर्नल की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा यू नेम कमांड के साथ। इसी तरह अगर आप आगे आ जाएं, अगर एन ऑप्शन आप करेंगे तो होस्ट का नाम करेगा, अभी मैंने आपको दिखाया भी था वहां पे होस्ट नेम, मशीन हार्डवेयर नेम एम से, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, जैसे अभी मैंने बताया था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो है वो डिस्प्ले कर दिया। सो यू नेम कमांड जो है डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम, ये जैसे सिस्टम इन्फो जो है वो अभी हमने देखी विंडो के अंदर। इसी तरह टॉप की कमांड यूज होती है लिनक्स के अंदर, जो आपको बताती है कि कौन कौन से प्रोसेस जो है रनिंग प्रोसेस आपके सामने एग्जीक्यूट हो रहे हैं लिनक्स के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करती है टॉप कमांड, जो कि लिनक्स के अंदर यूज होती है। और अगर हम इसको उसके अंदर यूज करना चाहें विंडो के अंदर, तो हमारे पास जो विंडो के अंदर कमांड है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास विंडो के अंदर जो कमांड है टास्क लिस्ट की कमांड है, इसको जैसे इंटर करेंगे हम तो ये वो प्रोसेस हैं जो रन हो रहे हैं विंडो के अंदर, ये आपको दिखा रहा है लिस्ट ऑफ प्रोसेस, बेसिकली प्रोसेस आईडी है, फिर सेशन नंबर है वगैरह जो है, ये तमाम जो है आपके प्रोसेस जो है वो विंडो के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सेम इसी तरह अगर हम उसके अंदर लिनक्स के अंदर देखना चाहें तो लिनक्स के अंदर टॉप की कमांड यूज होती है। यहाँ पे आप इसको किस तरह यूज करेंगे टॉप की कमांड को, जस्ट आप टॉप लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो ये आपके सामने कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। सो दैट इज टॉप कमांड। टॉप कमांड जो है दैट विल शो द रनिंग प्रोसेस जो है उसको दिखाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा। ये LS USB है, ये आपके सिस्टम के अंदर जो USB है उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर आप प्रॉम्प्ट के ऊपर LS USB लिख के एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी पोर्ट्स जो हैं वो USB की अवेलेबल हैं। बेसिकली ये कमांड जो है आपके पास यूज होती है। इसमें ये कमांड जो है हम रहने देंगे, ये हमारे उसमें नहीं है, हम आगे देखेंगे इसमें मजीद फर्दर जो है शट डाउन की कमांड। शट डाउन आप लोगों ने वैसे भी विंडो के अंदर भी देखा होगा कि कंप्यूटर को बंद करना हो अपनी मशीन को, तो उसके लिए आप शट डाउन की कमांड यूज करते हैं। सेम एज इट लिनक्स के अंदर भी यूज होता है। लिनक्स के अंदर भी जो है आप एक कंप्यूटर को क्लोज करना हो तो शट डाउन की ऑप्शन यूज होती है, बट उसके साथ कुछ ऑप्शंस और पैरामीटर हैं, ऑप्शन, टाइम और मैसेज। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। टाइम आप दे सकते हैं शट डाउन कब हो, और आप मैसेज भी भेज सकते हैं, क्योंकि लिनक्स का अगर सर्वर है तो उसके साथ यूजर कनेक्टेड है तो आपने उनको मैसेज सेंड करना है, तो मैसेज पैरामीटर के जरिए जो है वो आप भेज सकते हैं। अब हम कुछ स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इसके ऑप्शन है, आर जो है वो सिस्टम को रीबूट करता है और डाउन कर देता है। अगर सिंपल आप एच लिखेंगे छोटा तो सिस्टम जो है वो या तो हॉल्ट होगा या पावर ऑफ होगा, और अगर आपने एच लिखा है तो सिस्टम जो है वो हॉल्ट होगा और उसके बाद जो है वो रिक्वेस्टें आ रही हैं अभी भी, और पी जो है वो पावर ऑफ करेगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये देखें जी, ये पहली एग्जांपल है, सुडो इज ए सुपर राइट्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर राइट है। पहली कमांड अगर आप लिखेंगे तो जो है वो अगर कोई आर्गुमेंट नहीं देना तो मशीन जो है वो डायरेक्टली पावर ऑफ होगी। अगर आपने पार्ट टाइम दिया है तो इसका मतलब है कि 5 AM के ऊपर मशीन जो है वो शट डाउन हो जाएगी जब टाइम पहुंचेगा। अगर आपने शट डाउन के साथ +20 लिखा है, इसका मतलब है 20 मिनट के बाद एग्जैक्टली कंप्यूटर जो है वो सर्वर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 9 का वर्ड यूज किया है, या आप +0 भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इमीडिएटली कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाए। इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर के शट डाउन प्लस और सिस्टम अपग्रेडेड, इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो 10 मिनट बाद जो है वो शट डाउन होगा और यूजर्स, तमाम यूजर्स को मैसेज चला जाएगा कि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। दैट इज
और अगर आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है शट डाउन -R, तो सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह ये एक मैसेज है कि 5 मिनट के बाद जो है सिस्टम वो रीस्टार्ट होगा, शट डाउन -R +5, और साथ मैसेज आएगा अपडेट यूर सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और एग्जैक्टली सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होगा और 5 मिनट के बाद रीस्टार्ट होगा और अपडेट होगा। इसके बाद शट डाउन -C का मतलब है कि शट डाउन, अगर आपने कोई कमांड दी थी, ऊपर से कोई कमांडें दी हुई हैं, आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो शट डाउन के साथ C पैरामीटर आप स्पेसिफाई करेंगे, ऑप्शन स्पेसिफाई करेंगे, तो कंप्यूटर जो है वो शट डाउन की कमांड को कैंसिल कर देगा। इन केस अगर आपने कोई अप्लाई की होगी कमांड, उसको कैंसिल कर देगा। सो ये काफी है इतना कि और करवाऊं आप लोगों को इसका? जी सर काफी है। काफी है। जी सर। आप लोग असाइनमेंट्स जो है वो जरा तेजी के साथ करें। असाइनमेंट्स जितनी करेंगे आप लोगों के लिए अच्छी है। आप लोगों का कोई पता नहीं कि उसमें आपके जो है